एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक है बाल विकास प्रीवियस ईयर से, और ये वीडियो जो होगा बाल विकास प्रीवियस ईयर से, और ये पूछा गया 12 जनवरी 2022 को 30 का 30 प्रश्न जो होगा चाइल्ड डेवलपमेंट से पूरा डिटेल होगा, संपूर्ण विश्लेषण होगा। और जो भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न 2021-22 में पूछा गया है, हम सारे प्रश्न आपको करवा रहे हैं और इससे संबंधित आपको प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। सीडीपी प्रीवियस ईयर 2021-22, ईवीएस प्रीवियस ईयर 2021-22, हिंदी पेडागोजी 2021-22। तो आप संबंधित वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। 12 जनवरी 2022 को पूछे गए सवाल और जो सीडीपी से है। तो पहला प्रश्न बोलने से पहले, पहला प्रश्न करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कुछ कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो आइए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अभिकथन, ये वाला प्रश्न जो है ना इस बार बहुत पूछा हुआ है। अभिकथन और कारण से, तर्क वाला से ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है। तो इसका एक ट्रिक्स भी है, इस प्रश्न को पहले कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको ट्रिक्स भी बताएंगे। अभिकथन, रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती है, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था। यानी रूमी 18 महीने में 2 शब्द और पूजा 24 महीने में 2 शब्द। इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। कारण, अब कारण पूछ रहा है कि विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। अब सही कथन आपको चुनना है। कह रहा है कि रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जब कर सकती थी। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अनुमानित लगा रही है, वो की नहीं है लेकिन कर सकती है। इसका मतलब कर सकती थी, नहीं की है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 ही शब्द नहीं कर सकता। ये अभिकथन भी गलत है और 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। कारण क्या है कि विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। सटीक आयु, जैसा कि पता है कि हर बालक, यानी विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि हर बालक अपने आप में एक विशिष्ट होता है और एक दूसरे बालक से विभिन्न होता है। तो कह रहा है क्या कि विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही व्याख्या करता है। यानी सटीक आयु नहीं हो सकता है विकास का। तो ये कारण भी क्या है, गलत है। तो अब देख लीजिए ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, ये गलत है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, ये भी गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। आप ए सही अनुमान नहीं लगा सकते हैं, तो ये दोनों गलत है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। देखिए ऐसे प्रश्नों का आप क्या करें, ऐसे प्रश्न को आप अपने पर ले लें, या जो नॉलेज है या ज्ञान है उस ज्ञान से संबंधित यदि वीडियो रहे, प्रश्न रहे, तो आप उसको अलग वे में ले सकते हैं। लेकिन यदि इस तरह का रहे तो अपने पर ले लें, अपने भाई बहन पर ले लें कि क्या ये कथन सही है, क्या ये अभिकथन सही है, क्या ये कारण मेरे ऊपर सही हो सकता है। तो आपको 50% इस तरह का सवाल का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। दूसरा प्रश्न है मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है। मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक काल के रूप में कर लेते हैं। देखिए शैशवावस्था, अलग अलग जो है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक शैशवावस्था को अलग अलग बताए हैं। अमूमन जो है ये जन्म से 2 वर्ष होता है, यानी जन्म से 2 वर्ष। लेकिन फ्रायड इसको 5 साल तक बताते हैं, पियाजे भी 2 साल बताते हैं, क्रॉ एंड क्रॉ भी 2 साल बताते हैं, रॉस भी 5 साल बताते हैं। तो जन्म से 2 वर्ष तक क्या हो जाएगा, शैशवावस्था। और उसके बाद बाल्यावस्था जहाँ से अब शुरू हो जाए, यानी ये हो जाएगा 12 वर्ष तक, ये हो जाएगा 12 वर्ष तक। और किशोरावस्था
12 से 19 या 20, जिसको हम लोग टीन एज भी कहते हैं, टीन एज 20, टीन एज में क्या 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो इसको टीन एज कहते हैं, 13 से शुरू होता है। तो आपको पूछ रहा है कि मध्य बाल्यावस्था, तो इस बाल्यावस्था को हम 2 भागों में बांट लेंगे। अब यदि 2 से है तो 2 से 12 है, तो 2 से 12 यदि बाल्यावस्था है, तो अब यहाँ पर मोटा मोटी जो है आप 6 साल का 10 साल का गैप है, तो 2 से देखिए जन्म से यहाँ पर 8 वर्ष दे दिया है, जबकि ये आपका नहीं होगा। 6 से 11 वर्ष क्या है, ये तो उत्तर बाल्यावस्था हो गया, ये भी नहीं होगा। 11 वर्ष और उससे अधिक ये बाल्यावस्था होता ही नहीं। जन्म से 5 वर्ष, ये जन्म से 5 वर्ष क्या है, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था है। ये क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है। यहाँ कुछ छूट गया होगा, प्रश्न में कुछ मिस्टेक हो गया होगा, जिसके वजह से ये मध्य बाल्यावस्था का एज जन्म से 8 वर्ष तक बता दिया, जबकि जन्म से 5 वर्ष तक आप मान सकते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था है, और 5 से 7, 8 यानी 5 से 7, 8 आप इसको कर सकते हैं क्या, मध्य बाल्यावस्था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, और यहाँ पर होगा 5 से 8 वर्ष। अगला प्रश्न है, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? आप सोचिए क्या कर सकती है। ये तो सोचने वाला है, चिंतन करने वाला प्रश्न है कि 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना, घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना। 5 साल का बच्चा जटिल वैज्ञानिक प्रयोग कभी नहीं कर सकता है। प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण, अमूर्त जो चीज़ें उसके सामने नहीं होती है वो भी वो बच्चे 5 साल के बच्चे नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पियाजे 4 अवस्था, संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था बताए हैं। एक संवेदी प्रेरक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 के बाद चलता है। तो यहाँ 5 साल ये भी नहीं हुआ। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत, ये क्या करेगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। 5 साल का बच्चा जो चीज़ चाहेगा, जो उसका गोल होता है, लक्ष्य होता है, वही वो करना चाहता है। यदि उसको टॉफ़ी चाहिए तो टॉफ़ी के लिए जिद मचा देगी। यदि दूसरे के पास बाइसिकल देखती है तो वो दूसरे अपने माता पिता से साइकिल लेने के लिए जिद करने लगती है। उसको ये पता नहीं होता है कि मेरे पिताजी बीमार हैं, या इकोनॉमी प्रॉब्लम नहीं है, या मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, किसी तरह से खाते कमाते हैं। उसको वो नहीं, क्या करेगा, ये लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेगा। और जो खेल खेलेगा वो प्रतीकात्मक खेल खेलेगा, वो एक प्रतीक बनाएगा। अब प्रतीकात्मक खेल क्या हो सकता है कि जैसे कि मान लिया जाए कि घर में, समाज में या बच्चों के बीच में जो चीज़ होता है उसी को अपना आधार बनाते हुए वे खेल करेगी। नहीं, बच्चे घर में देखते हैं कि जो महिलाएं शोषित होती है या फिर घरेलू हिंसा होता है, तो बच्चे देखते हैं। उस देखते हुए क्या करते हैं कि 2 बच्चे मिल जाएगा, वो भी पति पत्नी के रूप में खेलेगा और शोषण वाला बात करने लगेगा, वही बड़ों से सीख के। तो इसको कहते हैं प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत करता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, डैश बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, डैश बच्चों के लिए प्राथमिक समाजीकरण, समाजीकरण 2 तरह से, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। तो प्राथमिक जहाँ शिशु जन्म लेता है, परिवार में जन्म लेता है, तो परिवार उसका प्राथमिक हो गया। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये क्या है कि परिवार प्राथमिक समाजीकरण का आधार है, जिम्मेदार है, और ये बाकी सब क्या है, द्वितीयक है। ये प्रश्न आपका रिपीटेड हुआ है, ये कई बार 24 जनवरी, 21 जनवरी को भी पूछा गया है, 17 जनवरी को भी पूछा गया है, इस बार भी पूछा है। तो बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो कि रिपीटेड हुआ है। 20 से 30% आपका प्रश्न रिपीटेड हुआ है। और हम दावा करते हैं कि यदि आप प्रीवियस ईयर 2021-22 कर लेते हैं तो आप 30-40% तो आप प्रीवियस ईयर से हो गए। अब बाकी लॉजिक स्टडी किए हैं तो उससे भी बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया क्या, प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार हो गए ऑप्शन नंबर 4 परिवार। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा एक नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाता है? देखिए, क्या कहलाता है ये पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संबोधित करता है, क्या कहलाता है? देखिए, एक बात है
कि पहले तो बच्चा जब समाज में आता है, परिवार में जन्म लेता है, तो समाज के संपर्क में आता है, और समाज के संपर्क में आने पर वो क्या करता है, अनुकूलन करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है। और ये अनुकूलन दो तरह से करता है, एक समायोजन और दूसरा, अच्छा पहला आत्मसातीकरण लिख देते हैं, पहला आत्मसातीकरण और दूसरा समायोजन। गौर से सुनिएगा, आपका पियाजे वाला वीडियो हम बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आपको पियाजे वाला भी देख सकते हैं। तो बच्चा अनुकूलन कैसे करता है, आत्मसातीकरण क्या होता है, कोई बच्चा जो चीज़ वो सीखता है उसको उसी तरह से अमल करता है, फॉलो करता है, तो वो कहलाता है आत्मसातीकरण द्वारा अनुकूलन। और कोई बच्चा जब जो समाज में सीखा हुआ है, पूर्व ज्ञान उसका है, उस ज्ञान में कुछ नए संशोधन या हेर फेर बदल करके सीखता है, तो उसको कहते हैं हम लोग समायोजन। अब क्या कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा का रूपांतरण और संशोधित करता है। स्कीमा क्या होता है, जो वो पहले सीख चुका है और बार बार करने में उसको दिक्कत भी नहीं हो, इजी वे में कर ले, उसको कहते हैं हम लोग स्कीमा। तो क्या करेगा, वो समायोजन करेगा, नहीं कुछ फेर बदल कर लेगा नए ज्ञान को सीखने में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, आपसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली। ये प्रश्न आपका रिपीटेड है। तितली, जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है, किस अवस्था की यह विशेषता है। देखिए, सबसे पहले कि 4 अवस्था जो है, संवेदी चालक अवस्था, ये जानते हैं कि जन्म से 2 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है ये 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 या 15 बताता है ये। तो ये जो अवस्था उन्होंने बांटा, सब अलग अलग विशेषता है। संवेदी चालक अवस्था क्या कहता है पियाजे का, कहता है कि बच्चा जो कुछ भी देखता है ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करता है, यानी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, या फिर उसको जो फीलिंग्स होगा, तो ज्ञानेंद्रियों से उसको ज्ञान होता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि बच्चे संक्रियात्मकता का मतलब क्या हुआ, मेंटल ऑपरेशन। अब पूर्व मतलब पहले, तो बच्चे अपना मेंटल ऑपरेशन नहीं कर पा रहा है उसके पहले, यानी मेंटल ऑपरेशन करने से पहले के अवस्था को कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब चूंकि ये संक्रियात्मक अवस्था नहीं कर पाया कि ये आलू का चिप्स और तितली उसको एक जैसा लगा, आलू का चिप्स से वो तुलना कर लिया। इस तरह का कई प्रश्न आपको पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में कि एक बच्चा उड़ते हुए पतंग को देखते हुए कहता है पक्षी, तो सेम तुलना कर रहा है चिप्स और तितली से। तो ये क्या कर रहा है कि ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, चूंकि वो अपना मेंटल ऑपरेशन नहीं कर पा रहा है, वो संक्रियात्मक अवस्था नहीं कर रहा है, संक्रिया नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से वो किसी दूसरे चीज़ यानी देखे गए चीज़ से ही उस चीज़ का तुलना कर लेता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। संस्कृति, स्कीमा का गठन व उसमें बदलाव, दूसरा है भाषा, चौथा है उद्दीपन प्रक्रिया संबंधों का निर्माण। सही विकल्प का चयन करना है। क्या इसमें सही है, संस्कृति है, भाषा है, स्कीमा ये पियाजे से जुड़ा हुआ है, ये पियाजे से जुड़ा हुआ है, उद्दीपन प्रक्रिया संबंध ये थॉर्नडाइक और स्किनर से जुड़ा हुआ है। तो ये और ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 और 2, यानी संस्कृति और भाषा। देखिए, वाइगोत्स्की जो सिद्धांत दिया है अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, उस सिद्धांत का नाम रखा है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए सिद्धांत कौन सा है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 2 चीज़ें हैं, सामाजिक आ जाए तो ये आपका वाइगोत्स्की, सांस्कृतिक आ जाए तो आपका ये वाइगोत्स्की, और भाषा के संदर्भ में क्या कहता है, पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों को साथ साथ में इसके कथन को लीजिएगा भाषा के संदर्भ में, कि पियाजे कहता है कि बच्चों में संज्ञान हो रहा है तब वो भाषा सीख रहा है। क्या बोल रहा है पियाजे, पियाजे बोल रहा है कि बच्चों में संज्ञान हो रहा है, यानी संज्ञान को इंपॉर्टेंस दे रहा है तब भाषा सीख रहा है। लेकिन वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चों में भाषा का विकास हो गया है तभी बच्चों में संज्ञान हो रहा है। बच्चे भाषा समझने लगे हैं तभी किसी चीज़ का हम संज्ञान
दिला पाते हैं बच्चों में या बच्चे कर पाते हैं, तो ये संस्कृति और क्या हो गया, भाषा। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की का समाजशास्त्री सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? जैसा कि पता है अभी तुरंत कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, उसी को कहा जाता है समाजशास्त्री सिद्धांत। और इस समाजशास्त्री सिद्धांत पर उसने जोर किस पर दिया? पुरस्कार और सजा पर नहीं, भेदन तथा प्रत्यास्मरण पर नहीं, सहकर्मी बातचीत और पाठ और समरूपकों तथा कलन विधि का प्रयोग, ये भी गलत। देखिए, सहकर्मी बातचीत यानी समाजशास्त्रीय सहकर्मी यानी साथ साथ काम करने वाले के साथ साथ बातचीत करना कहलाता है सहकर्मी बातचीत। और पाठ जिसका इंग्लिश होता है स्कैफोल्डिंग, और स्कैफोल्डिंग की बात करता है वाइगोत्स्की। और स्कैफोल्डिंग जो ZPD का हिस्सा है, ZPD का सिद्धांत यानी निकट विकास का सिद्धांत, तो ये ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग ये पाड़, देखिए हिंदी शब्द ये 2-3 बार से प्रचलन में है पाड़ वाइगोत्स्की का, हालांकि पहले स्कैफोल्डिंग ही होता है। और स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है सहारा देना। जब हम किसी चीज़ को सहारा देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ये स्कैफोल्डिंग का उदाहरण हम लोग के साथ भी घटित होता है, बच्चों के साथ भी घटित होता है। मान लिया जाए कि हम जब बचपन में थे तो साइकिल सीखना चाह रहे हैं, तो पीछे से क्या करता है, बड़े लोग, बड़े भैया या माता पिता जो भी हैं, वो हमारे साइकिल को सपोर्ट करता है, स्कैफोल्डिंग कर रहा है, सहारा दे रहा है और हमको गिरने से बचाता है। धीरे 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 हम निर्भीक हो जाते हैं और उस चीज़ को बैलेंस बनाते हुए सीख लेते हैं। तो ये स्कैफोल्डिंग की बात वाइगोत्स्की करते हैं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक क्या करते हैं? यानी अब देखिए, बाल केंद्रित शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती, गलत बात। एक निष्क्रिय भूमिका होती है, शिक्षक का निष्क्रिय भूमिका नहीं होता है। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। ये हो सकता है बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तानाशाह, बिल्कुल नहीं, डिक्टेटरशिप तो एकदम नहीं, ये गलत। यानी अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करते हैं कौन? शिक्षक। यानी शिक्षक को कहा जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में क्या? सहायक या फिर मार्गदर्शक या फिर परामर्शदाता। तो ये सहयोगात्मक करने वाला रोल होता है बाल केंद्रित शिक्षा में, बाल केंद्रित कक्षा में, कक्षा कक्ष में शिक्षकों की। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। देखिए, ये कोहल वर्ग ने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम है नैतिक विकास के सिद्धांत। हालांकि देखिए 3 लोग हैं, पियाजे, कोहल वर्ग और वाइगोत्स्की, ये तीनों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। लेकिन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास था उसका संज्ञानात्मक विकास हो गया और कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। तो नैतिकता से जोड़कर अब ये सामाजिक अनुबंधन की बात जो करते हैं, कौन करते हैं? लॉरेंस कोहल वर्ग करते हैं। इसमें क्या है कि आदर्श पारस्परिकता की समझ, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है, मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं और विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्य को परिभाषित किया गया है। जैसे कि 3 भागों में ये कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 चरण बताए और तीनों का 2-2 उपचरण है। हम पिछले वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किए हैं, यदि उसका जिक्र करेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा चला जाएगा। ये 30 प्रश्न है और इसमें जो सामाजिक अनुबंध, सामाजिक जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत क्या करता है कि बच्चा जो सामाजिक परंपरा होता है, रीति रिवाज होता है, उसका वो पालन करना सीख लेता है। यानी मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं, ये चीज़ मान लेता है और इसके वजह से बच्चे क्या करते हैं? सामाजिक व्यवहार करना सीख जाते हैं। किसमें? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हर तरह का समस्या समाधान कर सकता है? सृजनात्मकता, स्थानिक
तर्कशास्त्री गणिती, तर्कशास्त्री गणिती, जिसमें तर्कशास्त्री गणिती रहेगा, ये क्या है, अमूर्त। अमूर्त में क्या होगा, आप यहाँ देख रहे हैं कि अमूर्त विचार के साथ, ये हालांकि बुद्धि टॉपिक से है, बुद्धि का सिद्धांत, जो कई बुद्धि के सिद्धांत है उस बुद्धि टॉपिक से है, आपके सिलेबस में भी है। तो तर्कशास्त्री गणितीय बुद्धि में क्या होता है, ये अमूर्त विचारों के साथ वो क्रिया कर पाता है, सिंबल हो या फिर कोई समस्या हो, उस समस्या का समाधान कर पाने में सक्षम हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी है और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ये प्रश्न ऐसा है ना कि ये सीडीपी हो, यानी भाषा टॉपिक भी आपका एक है आपका सीडीपी में, और हिंदी पेडागोजी में भी ये सवाल रिपीटेड होता है। तो बहुभाषी कक्षा को क्या करना चाहिए, हम लोग को एक संसाधन के रूप में हमको देखना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा साफ सुथरा रखने के लिए यह धारणा उपयुक्त नहीं है। यह उदाहरण किसका है? यानी आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न में क्या है कि लड़का का काम लड़कों जैसा और लड़कियों का काम लड़कियों जैसा बंटवारा कर दिया गया है। और यदि शिक्षिका कोई ऐसा काम करती है तो ये क्या है कि जेंडर रूढ़िवादिता, यानी आप पिछले जेंडर क्या होता है कि जब हम लड़के लड़कियों में भेद करते हुए किसी काम को करते हैं या करवाते हैं तो ये कहलाता है जेंडर रूढ़िवादिता। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित विचार है, उदाहरण है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? देखिए अभी इस बार जो है राष्ट्रीय नीति 2020 से सवाल हर सीबीटी वाला टेस्ट में हुआ है। तो इस बार आप अपने से मान लीजिएगा कि सिलेबस में आपका जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। तो इससे सवाल रहता है विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, यानी कोई भी चीज़ विश्लेषण करें, आलोचनात्मक क्या कह सकते हैं कि कोई चीज़ कोई बोल रहा है, कोई कथन है, कोई विचार है या कोई ज्ञान है, वो कहाँ तक सही है, हम उसका आलोचना करने में सक्षम हो जाते हैं तो वो विचार कहलाता है आलोचनात्मक विचार। तो ये ध्यान है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो है ना, ये एक विशेषता में से एक विशेषता है कि विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है? देखिए ये व्यक्तिगत भिन्नता क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारे क्लास में या हमारे वर्ग में अलग अलग बच्चे आते हैं, अलग अलग भाषा के, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग धर्म के, या फिर कहें कि अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग भाषा बोलने वाले जगहों से। तो हमारा क्लास क्या हो जाता है, विभिन्नता हो जाता है। तो एक बच्चे दूसरे बच्चे किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से भिन्न हो जाता है। और चाहे वो पढ़ने में हो, किसी को गणित अच्छा लगता है, किसी को साइंस अच्छा लगता है, किसी को इतिहास अच्छा लगता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, वो व्यक्तिगत विभिन्नता हो जाता है। तो एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार का ध्यान में रख सकती है? तो यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। देखिए अभाव है रहता तो ये गलत हो जाता, यहाँ पर क्या है, अभाव नहीं है। ये सही बात कह रहा है कि यह स्वीकार करके, एक शिक्षक को स्वीकार करना चाहिए कि ये जो विभिन्नता होता है, ये भिन्नता जो होता है ये क्या है, अर्थपूर्ण है, यानी अर्थ अभाव नहीं है। अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन व पृथक्करण करके, पृथक्करण शब्द यानी अलगाव भी कभी नहीं हो सकता। ये आंसर क्या होगा, गलत होगा। शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूलों में भेजकर, ये भी नहीं। समावेशी शिक्षा क्या कहता है कि किसी भी प्रकार का बच्चा है उसको हम एक साथ बैठकर पढ़ाएंगे, बैठाकर कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके, जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। एकल संस्कृति नहीं, चूँकि विविधता होता है ना, बहुल संस्कृति होने की वजह से हमारा क्लास क्या है, हमारा वर्ग विविधता है। हम एक शिक्षक होने के नाते हम क्या सोचेंगे कि यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, क्या है, अभाव है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? सीखने का अनुकूल माहौल, विद्यार्थियों का नामीकरण,
विद्यार्थियों का अलगाव, अलगाव शब्द नहीं, रूढ़िवादियों को मजबूत बनाना, रूढ़िवादी जो पुराना रीति रिवाज सोच वाले लोग होते हैं दादाजी की तरह, वो हम बढ़ावा नहीं दे सकते, ये भी क्या है, गलत है। यानी सीखने का हम अनुकूल माहौल करेंगे। तो समावेशी शिक्षा क्या है कि किसी भी तरह के बालक हैं, बच्चे हैं, हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं, हम एक साथ मिलकर बैठकर उसको सिखाएंगे, चाहे वो पिछड़ा बालक हो, विकलांग बालक हो, या किसी भी तरह का बालक हो, या आर्थिक रूप से कमज़ोर बालक हो, या किसी भी जाति से हो, या किसी भी धर्म से हो। तो ऐसे जब हम एक साथ पढ़ाते हैं तो ये कहलाता है समावेशी शिक्षा, जो सीखने का अनुकूल माहौल बनाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, वह विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है, उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है। यानी जो क्या है कि ध्यानहीनता अति क्रियाशील विकार है, यानी उसका ध्यान नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहता है किसी भी कार्य पर। तो लिखित पाठ को समझना ये नहीं, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, ये क्या करेगा बच्चा कि जब उसका ध्यान किसी कार्य पर नहीं रहेगा ना, तो उस कार्य को करने के पीछे क्या करेगा, दूसरे जगह उसका दिमाग जाएगा, कभी ये खुटखाट करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। तो स्थितियों का अवबोधन और समझना बिल्कुल नहीं, जब उसका ध्यान ही नहीं रहेगा तो किसी चीज़ को वो अच्छे तरीके से नहीं समझ सकता है। पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखना, पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखने के लिए वो उसका ध्यान न्यूनता नहीं होता है, बल्कि किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, वह विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है, उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। पठन संबंधी, देखिए पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई, पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई क्या होता है, बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा नहीं, भाषा विषयों से उचित छूट, विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार उपयोग करना बिल्कुल नहीं, विद्यार्थियों का अस्थायी अलगाव, अलगाव भी नहीं। क्या करेंगे, जिसको पढ़ने में कठिनाई महसूस हो रही है उसको भाषा विषयों में उचित छूट देंगे कि ये किस वजह से ऐसा हो रहा है। जिस भी भाषा में तुम पढ़ सकते हो बाबू पढ़ो, लेकिन तुमको पढ़ना है। तो इसका आंसर क्या है, भाषा विषयों से उचित छूट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है, सही युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता से संबंधित विद्यार्थी के, दिव्यांगता से संबंधित यानी प्रतिभाशाली, ये तो दिव्यांगता है ही नहीं। स्वप्निलता यानी जो सपने देखता है, तो ये भी तो दिव्यांगता से संबंधित नहीं है। पठन विकार, पठन विकार भी दिव्यांगता नहीं होता है, पठन विकार दिव्यांगता नहीं होता है, वो अक्षमता होता है। वाक हानि यानी बोलने में जो हानि होती है, धैर्य और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। तो ये हो गया क्या, अब देखिए इसमें कौन सा जोड़ा सही कह रहा है, प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना, ये नहीं होगा। स्वप्निलता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, ये भी नहीं होगा। पठन विकार, उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाक हानि यानी धैर्य और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना, ये विकलांगता के क्षेत्र में आएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, अधिगम तब प्रभावी होता है जब बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित देता है, यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किया जाता है, विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। यानी ये अधिगम कब प्रभावी होगा, जब हम बच्चों को क्या कहेंगे कि तुम अपना सीखने के लिए लक्ष्य निर्धारित करो और स्वयं निर्धारित करो, और फिर कहेंगे कि आपको अवसर भी दे रहे हैं, यानी एक शिक्षक या एक गार्जियन या माता पिता उसको अवसर भी प्रदान कर रहा है, तो वो उसका अधिगम क्या होगा, प्रभावी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण क्या कहलाता है। सूचना के निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देना, बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करना, अधिगम का अर्थ निर्माण प्रक्रियाओं के रूप में देखता है, क्रमादेशित निर्देश के उपयोग पर केंद्रित है। यानी शिक्षण अधिगम का संरचनावादी दृष्टिकोण यानी जो सृजनशील दृष्टिकोण होता है, बच्चे सृजनशील, ये क्या है कि सूचना के निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देता है, नहीं। बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना, हम बुद्धि लब्धि की गणना पर जोर नहीं देकर क्या करेंगे, अधिगम का अर्थ निर्माण प्रक्रियाओं के रूप में देखता है। यानी अधिगम कितना अर्थपूर्ण हुआ, ये चीज़ देखना कहलाता है रचनावादी दृष्टिकोण। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3।
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति से ये 12 जनवरी 2022 को पूछा गया, ये दूसरा सवाल है इसमें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? यह सीखना कि कैसे सीखना है, रटकर सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, अब पढ़ने का सामान ही बोझ कर देंगे तो ये भी नहीं, मानकीकरण ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? यह सीखना कि बच्चे कैसे सीखना है, बच्चे को कैसे सीखना है, इस पर जोर देता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हैं? उच्च चिंतन, यानी कोई अनुप्रयोग कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है, संश्लेषण कर रहा है, उच्च चिंतन, निचले क्रम के कौशल, घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान। ये क्या है? एक प्रक्रिया है, ज्ञान का एक प्रक्रिया है, तो प्रक्रियात्मक ज्ञान इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? यानी विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करे, प्रतिबंधित नहीं, क्या हो वो प्रतिबंधित नहीं बल्कि वो उत्साहित हो। तो ये क्या है? गलत कथन है। विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना, शिक्षक केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित, ये भी गलत हो गया। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक भावनाओं को व्यक्त कर सके, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना चाहिए, उपेक्षा नहीं बल्कि अपेक्षा, तो ये भी गलत। यानी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक भावनाओं को अपना वो व्यक्त कर सके, खुलकर व्यक्त कर सके, तो ये हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? एक शिक्षिका है, आप क्या चीज़ करने में बढ़ावा देना चाहिए? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। यानी महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। परिहार मतलब क्या होता है? एक तरह से निगेटिव वर्ड है कि आप उसके तरफ गर्त की ओर ना जाए, ये हम नहीं कर सकते हैं। प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, प्रदर्शन वाला भी हो सकता है, लेकिन जैसा कि पता है कि सीटेड जो है हमेशा सर्वोत्तम आंसर खोजता है, तो महारत हासिल करने की दिशा में क्या करेंगे? उन्मुख लक्ष्य, यानी उसकी ओर ले जाने की बात करेंगे हम कि आप कैसे महारत हासिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है एक शिक्षिका को अपने शिक्षार्थियों में किस प्रकार की भावना पैदा करनी चाहिए? आप एक शिक्षक हैं तो बच्चों में क्या चीज़ का भावना पैदा कीजिएगा? जुड़ाव का कर सकते हैं, बहिष्करण यानी किसी का बहिष्कार हम नहीं करने के लिए सिखा सकते हैं, तो ये गलत। हीनता ये भी नहीं सिखा सकते हैं, अलगाव ये भी नहीं सिखा सकते हैं। इससे सस्ता कुछ भी नहीं, इस प्रश्न से सस्ता कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया? जुड़ाव, नंबर 1। अगला प्रश्न है अभिकथन। देखिए अभिकथन वाला भी दूसरा सवाल हो गया इस टॉपिक में। एक सवाल और था, शिक्षकों को ऐसा प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उससे अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो पहले से जानते हैं। सही बात है, एक शिक्षक को वही प्रश्न पूछना चाहिए जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं और बच्चे बता भी सके। बच्चे क्या होंगे? इससे आनंदित होंगे, बच्चे क्या होंगे? बच्चों में खुशियाँ आएगी, खुशी महसूस करेगा, तो इस तरह वो पढ़ने में क्या होगा? अब के बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करे। अब कारण क्या करे? अब देखिए ये कह रहा है कि ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उससे अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो पहले से जानते हैं के बीच, यानी जो हम पूछ रहे हैं वो उससे बच्चे का अधिगम भी हो और जो पहले पढ़ा है उसको वो जोड़ भी सके। तो ये कथन तो 1 नंबर सही है, एकदम सुसाध्य करे। अब कारण, पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता। गलत बात। जो चीज़ आप पहले सीखे हैं और नई चीज़ कोई सीखने जाइएगा तो वो भूमिका निभाता है। तो कथन क्या है, आर क्या है आपका, ये गलत है। तो अब देख सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल गलत। आगे क्या है हमको मतलब नहीं है। ए और आर दोनों सही है, ये तो दोनों सही है ही नहीं। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। ए सही है, आर गलत है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलान है? ये स्रोत है, कौन सही है? ये 3 दिया हुआ, दंड से बचाओ, आंतरिक अभिप्रेरणा, नगद पुरस्कार, आंतरिक अभिप्रेरणा, जिज्ञासा, बाहरी अभिप्रेरणा, रुचि, आंतरिक अभिप्रेरणा। इसमें से कौन सा कथन है ये प्रेरणा? प्रेरणा 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा बाह्य प्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है कि जब हम अंदर से मोटिवेट होते हैं किसी काम को करने के लिए, तो ये चीज़ कहलाता है आंतरिक अभिप्रेरणा। और जब बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है कि जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं और सफल हो गए, हमको पुरस्कृत कर दिया, तो बाहरी लोग पुरस्कार करता था, हमको और मोटिवेट मिलता है, हम और अभिप्रेरित होते हैं कि इस काम को हम फिर से करें और अच्छे से करें। तो अभिप्रेरणा 2 तरह का, एक आंतरिक अभिप्रेरणा या आंतरिक प्रेरणा और दूसरा बाहरी अभिप्रेरणा। तो दंड से बचाओ ये आंतरिक नहीं है, आंतरिक नहीं है, ये क्या है? बाह्य है। नगद पुरस्कार ये भी क्या है? बाह्य है। जिज्ञासा, आपको जानने का ललक या आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो ये आंतरिक होता है, तो ये बाहरी प्रेरणा में दे दिया तो ये भी गलत। रुचि, हमारा रुचि किसमें, क्या चीज़ में होना चाहिए, ये कहलाता है आंतरिक अभिप्रेरणा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होने चाहिए? प्रारंभिक बिंदु क्या होने चाहिए? असफलता का डर, बिल्कुल बच्चों में असफलता का डर नहीं होना चाहिए, ये प्रभावी अधिगम का लक्षण नहीं है। बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सफलता के लिए इनाम और प्रतिस्पर्धा की भावना, ये प्रतिस्पर्धा की भावना भी हो सकती है। बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हम क्या करेंगे? बच्चे प्रभावी अधिगम करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। तो ये था आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो 12 जनवरी 2022 को सीटेट में पूछा गया सवाल था। ये 30 का 30 संपूर्ण विश्लेषण हुआ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करते हैं कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए ये अति महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।